नमस्कार दोस्तों। आज हम हाल ही में संपन्न हुए 4 राज्यों में चुनाव का विश्लेषण करेंगे। भारत के चुनावी इतिहास में 4 मई 2026 की तारीख को दो अलग अलग कहानियां देखने को मिली। एक तरफ दक्षिण के समुद्र तटों से उठती लोकतंत्र की लहर, तो दूसरी तरफ पूर्व के मैदानों में चुनाव चोरी के गंभीर आरोप का शोर था। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विपक्ष का दावा है कि जहां वे हारे वहां चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों ने मिलकर जनादेश को अगवा कर लिया। आज के विशेष विश्लेषण में हम भावनाओं को किनारे रखते हुए आंकड़ों की भाषा में बात करेंगे कि आखिर सच क्या था। सबसे पहले उन नतीजों को देखें जिन्होंने विपक्ष की परिभाषा ही बदल दी है। केरल की जनता ने 10 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका था और यूडीएफ को 102 सीटों के साथ एक तरफा जीत मिली। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। यह राज्य की राजनीति में तीसरे ध्रुव का उदय है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 207 सीटों के साथ अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर किया। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार गई और असम में भी बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। कपिल सिब्बल का सबसे बड़ा प्रहार यह है कि सुरक्षा बलों ने चुनाव को प्रभावित किया। लेकिन आइए चुनाव आयोग के सेंसिटिविटी इंडेक्स और सुरक्षा के अनुपात को समझते हैं। यदि आप चार्ट को देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में 19 मार्च 2026 के आधिकारिक आदेश के अनुसार बंगाल में सीएपीएफ की 2407 कंपनियां यानी 2,40,000 जवान तैनात थे। यानी हर 259 मतदाताओं पर एक जवान लगा हुआ था। इसको आप सबसे सुरक्षित चुनाव मान सकते हैं। असम को मैंने लिया नहीं, पर यदि आप देखेंगे तो वहां पर भी 320 वोटरों पर एक जवान का अनुपात रहा। अब हम यदि दक्षिण की ओर चलते हैं तो केरल में देखेंगे कि वहां पर 2870 वोटरों पर एक जवान लगा हुआ था और तमिलनाडु में 3780 वोटरों पर एक जवान था। सवाल उठता है कि बंगाल में ही इतनी फौज का जमावड़ा क्यों लगा हुआ था। इसका जवाब पिछले 5 सालों के रक्तपात में छिपा हुआ है। चुनाव आयोग की शक्ति का आधार एनसीआरबी के वे आंकड़े हैं जो बंगाल को एक रेड जोन बनाते हैं। 2021 से 2026 के बीच बंगाल में 250 से अधिक राजनीतिक हत्याएं हुई हैं और 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा में हजारों परिवार राज्य छोड़ने को मजबूर हो गए थे बंगाल में। यदि हम असम की बात करें तो असम में हिंसा चुनावी नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव एविक्शन से जुड़ी रही। 17,600 परिवारों का बेदखल होना और पुलिस मुठभेड़ों ने सुरक्षा को अनिवार्य बना दिया था असम में। अब यदि हम दक्षिण की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में वैचारिक मतभेद तो हैं, लेकिन वहाँ पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव के बाद की हिंसा जैसी कोई संस्कृति नहीं है। केरल और तमिलनाडु में स्तर मध्यम से न्यूनतम तक रहा, इसलिए वहां मात्र 10 से 15,000 जवानों में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। यहीं से शुरू होता है राजनीति का यह खेल। जहां जीत मिली वहां मात्र 9,500 जवानों के बीच हुई वोटिंग को कांग्रेस द्वारा जनता का पवित्र आदेश बताया जाता है। जहां हार मिली वहां 2,40,000 जवानों के पहरे को चुनाव चोरी कहा जाता है। विपक्ष का दावा है कि 25 लाख वोटर गायब कर दिए गए, लेकिन वे यह नहीं बताते कि 92% के रिकॉर्ड मतदान के बाद यह मुमकिन कैसे हुआ। क्या एक जवान 259 लोगों के दिमाग को काबू कर सकता है या फिर जनता ने वाकई उस हिंसा की राजनीति के खिलाफ चोट की है। लोकतंत्र तभी तक निष्पक्ष है जब तक नतीजे आपके पक्ष में हैं। बंगाल और असम के आंकड़े यह गवाही देते हैं कि सुरक्षा इसलिए बढ़ानी पड़ी क्योंकि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई थी। 207 सीटों के विशाल जनादेश को संस्थागत साजिश बताना कहीं न कहीं जनता के विवेक का अपमान है। आज का भारत आंकड़ों पर बात करता है, भावनाओं पर नहीं। आंकड़े बताते हैं कि जहां सुरक्षा कड़ी थी वहां हिंसा कम हुई और लोकतंत्र मजबूत हो रहा। आपका क्या विचार है? क्या सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरा था या ढाल था?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। न्यूज़ और फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद। मैं आपका जैनेंद्र भारती फिर से आऊँगा। नमस्कार।